इस वीडियो में हम जो इकोनॉमी का जो CAPFAC 2018 का जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। इस पेपर में यदि देखोगे तो फिर 13 क्वेश्चन हैं, जो लास्ट वाले में भी 2019 जो हमने किया था उसमें भी 13 क्वेश्चन थे। लेकिन इसमें क्या है कि 2 क्वेश्चंस जो है वो उसको रिमूव कर दिया गया है क्योंकि उसके कोई भी करेक्ट आंसर नहीं थे ऑप्शन में से। और फिर कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली है, कुछ कोर कंसेप्ट, और कुछ क्वेश्चंस देखोगे रिपीटिव इन नेचर, खास करके इलास्टिसिटी वाला देखो कि मल्टीपल टाइम वो उसको रिपीट किया गया है। तो जो रिपीटेशन होते हैं ये आपका एडवांटेज होता है और वहीं आपका एज मिलता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि व्हेन वाज स्टार्टअप इंडिया हब ऑपरेशनलाइज्ड टू रिजॉल्व क्वेरीज एंड हैंड होल्ड स्टार्टअप। अब जो भी देखोगे कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसने बिजनेस सेक्टर को अधिक ध्यान दिया। कि जो आप सोचते हो ना कि गवर्नमेंट सेक्टर जॉब क्रिएट करेगी, तो ये लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो अधिक जॉब क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल लो, एक TCS अकेले लाखों लोगों को रोजगार दिए हुए है, वो डायरेक्ट रूप में, और इनडायरेक्ट में तो और लोगों को दिया हुआ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक TCS का ऑफिस है, वहाँ 10-20 लोगों को एक्स्ट्रा रोजगार मिला हुआ है, और इनडायरेक्ट रूप से ऑटो रिक्शा वाले और बहुत सारे लोग भी हैं उसमें रोजगार मिला हुआ है। तो ये जो स्टार्टअप इंडिया के लिए ऑपरेशनलाइज कब हुआ, ये तो ये 2016, तो इसका बी है। नेक्स्ट करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट मर्जेस इनटू अ न्यू अम्ब्रेला स्कीम राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम एक तरह से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको मिला करके, अभी जैसे देखोगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट के 900+ स्कीम्स चल रहे हैं। अब बहुत सारे स्कीम होते हैं ना, जितना ज्यादा स्कीम उतना उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आते हैं, तो उन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को करने के लिए, और पता चला कभी कभी जो डुप्लीकेशन ऑफ यूसेज, कि कोई एक पर्सन है वो मल्टीपल जगह से उसका लाभ उठा रहा और कुछ लोग हैं वो कहीं भी वंचित रह जा रहे हैं। तो उसके लिए ये किया जा रहा है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप फॉर एग्जांपल देखो हर जगह ये सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है चीजों को। तो उसमें से कौन कौन से, एक तो आपको ये है कि कौन सा शामिल नहीं है, इसका मतलब है कौन शामिल है ये आपको जानना है। तो इसमें देखो, नेहरू युवा केंद्र संगठन ये शामिल है, यूथ हॉस्टल शामिल है, नेशनल सर्विस स्कीम NSS जो है वो सेपरेट एंटिटी है। NSS जो इस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ, फॉर्चुनेटली आई वाज आल्सो बिलोंगिंग टू NSS, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में इससे संबंधित था और एज ए टीम लीडर ग्रुप लीडर रह चुका था। तो ये BKRB राव, जो देखोगे कि फर्स्ट टाइम जो इंडिया में साइंटिफिक बेसिस पे पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया। ऐसे देखोगे कि दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने में उनका योगदान होता है, फर्स्ट वो होते हैं, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने साइंटिफिक तरीके से नहीं किया था। प्रोफेसर BKRB राव हु इज ऑल्सो मिस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी थे, और जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है उसके फंडिंग फाउंडर रह चुके हैं, और बहुत सारे, और ये भी उनका ही एक तरह से योगदान है। तो ये NSS को नहीं मिलाया गया है, नेशनल यंग लीडर प्रोग्राम ये किया गया है, तो C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, नेशनल इनकम अकाउंट्स करा, इन नेशनल इनकम अकाउंट्स पर्सनल इनकम क्या होता। पर्सनल इनकम एक तरह से जो है आप के पास वो इनकम होता है, वो व्यक्ति के पास अपना है, तो नेशनल इनकम ये इसका डेफिनेशन। अब इसमें इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, कंसेप्ट नहीं लगा सकते हो एक तरह से। हाँ मतलब कंसेप्ट लगा सकते हो, लेकिन मेजोरिटी है जो आपको ऑप्शन देख करके चीजों को करना होगा। तो इसका जो है नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स। अब इसको ऐसे समझो कि टोटल जो आपका नेशनल इनकम है उसमें माइनस करो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी शेयर मार्केट वगैरह कुछ चीजों में लगाया, तो एक्चुअल में वो आपका नेशनल इनकम है, लेकिन वो आपको तो मिलता नहीं है ना पर्सनल इनकम, वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तब मिलेगा, तो उसको माइनस कर दो। और आप जो इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, आपने लोन लिया हुआ है, तो यदि उसका इंटरेस्ट पे करोगे तो वो तो आपके पास पैसे नहीं रहा ना, वो तो डिस्पोजेबल इनकम में एक तरह से नहीं है, पर्सनल इनकम में, तो उसको माइनस कर दो। और माइनस कारपोरेट टैक्स यदि आप कुछ पे कर रहे हो तो, और प्लस ट्रांसफर पेमेंट, इसका मतलब है कि जो कोई गवर्नमेंट आपको सब्सिडी वगैरह दे रही है ये उसको आपको शामिल करना है। ठीक है,
तो ये ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर ये रिमूव कर दिया गया क्योंकि जो कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस नैरो मनी, तो नैरो मनी M1, देखो M1 M2 M3 M4 होता है, तो M1 को मेनली M1 को नैरो मनी कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन नैरो मनी का होता है ये आपका होता है कि करेंसी विद पब्लिक, तो करेंसी विद पब्लिक, देखिए करेंसी विद पब्लिक प्लस आपका जो है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, डीडी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो ये देखो कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है नन ऑफ द अबव। लेकिन इसको आपको ध्यान रखो, ये करेंट ये सॉरी ये जो करेंसी विद पब्लिक, तो करेंसी में आपका नोट्स भी आ जाएगा और क्वाइंस भी आ जाएगा। तो वो पब्लिक के पास जो है प्लस डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट में दोनों आ जाता है आपका, एक जो आपका सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, ये दोनों आ जाते हैं। ओके, इन उसको यानी कि कासा डिपॉजिट कहते हैं, कासा, और प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ बैंक विद आरबीआई, तो इसमें कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखो ये आपका चीजें सिर्फ नंबर आपका चेंज है, बाकी ये देखोगे कि हम ये तीसरा चौथा बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो इस वजह से अब ये गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो जो परसेंटेज चेंज, तो नीचे प्राइस रखो, तो प्राइस में क्या हो रहा है 50 से 75 हो रहा है, इसका मतलब प्राइस में चेंजेस 50%। और जो डिक्लाइन कितना हो रहा है, 100 था 100 से 50 केजी हो रहा है, इसका मतलब क्या 50% डिक्लाइन, तो 50% डिवाइडेड बाय 50% तो 1 हो जाएगा, तो इसका 1 हो गया, तो डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मल्टीप्लायर, देखो मल्टीप्लायर पर क्वेश्चन आ गया, यहाँ दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन कंसेप्ट मल्टीप्लायर का आप वो फॉर्मूला जानते हो तो ये बन जाएगा, तो आप ये बस फॉर्मूला लिखो, आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है, हमने देखा था पहले, 1 माइनस एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये कह रहा है कि मल्टीप्लायर विल बी लोअर, ये लोअर यदि मल्टीप्लायर कब होगा, जब नीचे वाला वैल्यू ज्यादा होगा। नीचे वाला वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब एमपीसी कम होगा। तो एमपीसी जब कम होगा यानी कि लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको आप, एक मैथमेटिकल है लेकिन आप फॉर्मूला जानोगे तभी इसको सोल्व कर सकते हो, तो बी इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आपका सो क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज इंडियाज ग्रीन इनिशिएटिव। ग्रीन इनिशिएटिव आज के डेट में हरित जो पहल है इसको बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो काफी चेंज हो रहा है और जो टेम्परेचर है वो बहुत राइज कर रहा है। एवरी टाइम आप एयर कंडीशंस यूज करते हो, बहुत सारी जो लाइफ स्टाइल लग्जरियस लाइफ यूज करते हो, उसमें प्रॉब्लम। अब ये है कि नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, ये सही है। नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन का मतलब ये है कि मिनिमम 1% जो आप हाईवे बना रहे हो उसको ग्रीनरी मेंटेन करने में मिनिमम 1% आपको, सपोज कोई प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ का है, तो 1 लाख करोड़ का है तो 1000 करोड़ जो है उसको ग्रीनरी के लिए आपको लगाना पड़ेगा, तो यस ये सही है। R&D फॉर क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, ये सही है। कोल आपका थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है, तो उसको क्लीन कोल टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्ट करें तो वो तो बेटर है ना। नेक्स्ट नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम, यस नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम का मतलब एक तरह से है, कह सकते हो कि ग्रीन हाईवे जैसा ही है कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, मिनिमम जो है डैमेज करें इन्वायरमेंट को, तो ये ऑल 3 हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्टिल यूज फायरवुड फॉर कुकिंग एज पर 2011 सेंसस। अब देखो ये इसके अनुसार 50% था, लेकिन इसके बाद यदि बहुत सारे एलपीजी कनेक्शन, बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए, लेकिन 21 का सेंसस तो हुआ नहीं है। तो फॉर टाइम बीइंग आपको ये वाला जानना चाहिए, 21 का सेंसस आएगा या जो अपडेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं उस चीज को प्रोवाइड कराऊंगा, तो सी इसका है। ये क्वेश्चन भी आपको रिमूव कर दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, चाइना, स्पेन, इंडिया, रशिया। Which one of the following is the correct ascending order of the above countries in terms of their share of services sector to gross value added during the period 2001 to 2015? तो ये इसमें none of the above है, तो ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। अब इसको लेटेस्ट के अनुसार, तो अब ये चूंकि कंपैरिजन क्या ना कि अब सब में आप ये नहीं कर सकते हो, मैं इस क्वेश्चन को इस वजह से ये नहीं कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन अब मान के चलो कि इस समय जो आएगा, तो सपोज आपका रूस, भारत, चीन ये आ सकता है, फिर प्लस मान के चलो रूस, यूक्रेन या यूएसए के साथ आ सकता है, या जनरली जो है रूस इसमें नहीं आएगा, इंडिया, चीन और यूएसए आ सकता है, तो इनको आप देख सकते हो, ठीक है ना, तो इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का रहा कि इफ फार्मर्स लोन्स आर वेव्ड इन इंडिया,
हाउ विल इट अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। मान के चलो कि किसान के लोन हैं, वो बीच बीच में सरकार वोट बैंक के लिए उसको माफी कर देती है, कर्ज माफ कर देते हैं। तो इससे अर्थव्यवस्था में किस ढंग से प्रभावित होता है? तो देखो, प्राइवेट कंजम्पशन इम्पैक्ट बाय इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर नेट वेल्थ, ये सही है। क्यों? क्योंकि मान के चलो एक किसान है, उसको लोन चुकाना होता तो उसके पास कम पैसे होते हैं ना। मान के चलो उसके पास 1 लाख है और 60,000 लोन पे है। तो यदि वो लोन चुकाना पड़ता तो उसके पास तो 40,000 ही बचता। लेकिन लोन वेव हो गया, माफ हो गया कर्ज, तो उसके पास 1 लाख है, तो इसका मतलब वो जद अधिक खर्च कर सकता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंपैक्ट बाय चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यस, ये भी सही। ये क्यों? क्योंकि यदि आप माफ कर रहे हो तो उसको तो गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट प्रभावित होगा। तो गवर्नमेंट प्रभावित होगा तो क्या करेगी? वो किसी पर तो टैक्स लगाएगी, तो एक्स्ट्रा किसी पर टैक्स, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है क्राउडिंग आउट इंपैक्ट बाय हायर बोरोइंग बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब ये देखो, जो बैंक्स हैं वो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अधिक बोरो कर रही है। तो जब गवर्नमेंट अधिक बोरो एक तरह से कर रही है कहीं से, तो जो कंपनीज हैं उनके पास जो है वो कम फंड मिलेगा। अब ये देखो, एक अनुसार दोनों में देखो ना तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, लेकिन इनफैक्ट जो है, जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल उसके क्या इंप्लीकेशन होंगे ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, ये भी दोनों सही है। क्राउडिंग इन इम्पैक्ट बाय हायर क्रेडिट अवेलेबिलिटी एज बैंक्स एनपीए विल फॉल। चूंकि एनपीए हो गया था, अब माफ कर दिया गया, तो सरकार उसको पे करेगी बैंक को, तो बैंक का एनपीए कम हो गया, तो बैंक जो है अधिक लोन दे सकती है। क्राउडिंग इन का मतलब होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना, क्राउडिंग आउट का मतलब प्राइवेट। तो थ्योरेटिकली ये भी पॉसिबल है और थ्योरेटिकली ये भी पॉसिबल है। अब उसका प्रैक्टिकल क्या इंप्लीकेशन होगा ये हम नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी के सिचुएशन पे होगा, लेकिन थ्योरेटिकली हमारे सारे ऑप्शन सही है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अब इसका इस समय कोई यूज नहीं है, बट फिर भी आप देख लो कि in May 2018, which one of the following banks was restricted from giving fresh credit and new recruitment of staff by Reserve Bank of India? तो ये कौन था? ये देना बैंक था। ओके, समटाइम क्या होता है ना कि जो बैंक्स यदि आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार वर्क नहीं कर रहे हैं और उनमें प्रॉब्लम है, तो आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस आपको लगा सकती है। नेक्स्ट आपका है इन अ रिसेंट डील अ लार्ज स्टेक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनीज वाज एक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट एंड अमेरिकन मल्टीनेशनल। ये भी अब पुराना हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जान लो ये फ्लिपकार्ट। लास्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन रिलेवेंट है, इवन करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया गया था, लेकिन आपका रिलेवेंट हो सकता है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जो है वो सेटअप टू डील विद द एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बॉय सेटअप अंडर। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि डिफरेंट प्लानिंग, पहले ये जान लो कि किस ईयर में, तो ये 2010 में स्टेब्लिश हुआ। अब 2010 में कौन सा योजना था? देखो, लास्ट योजना जो हमारा चला है वो 12th था, तो 12th का जो टेन्योर था 12 से 17 तक, 2012 से 2017। 11 का तो 2007 से 2012 तक, तो इसका मतलब इसी में पड़ रहा है 11th में। तो ये आप सिंपल आपका था। तो इस प्रकार से इसमें 13 क्वेश्चंस थे, कुछ फैक्चुअल थे, कुछ कंसेप्चुअल थे। और यदि आपको कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है इससे संबंधित, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। और या फिर इस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8527 और 46 and 498 और प्लस या टेलीग्राम नंबर पे किसी पे भी आप कर सकते हो 7404909669। कीप कंटिन्यू। आप प्रीवियस ईयर से सीखते रहो चीजें, जहां एक्स्ट्रा इनपुट होता है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ओके, थैंक यू।